Hello students, I hope you all are fine. My name is Manisha and I am your biology educator. Welcome back to my channel and today we are going to study about the cell division और cell division में हमारा पहला टॉपिक है माइटोसिस। इससे पहले हम इंटरफेस जो है वो पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने आपको सेल साइकिल स्टार्ट कराया था। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने इंटरफेस के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाया है। उसमें G1, S, G2 ये सारी फेजेस मैंने आपको समझाई हैं। कौन सी फेज़ में क्या इवेंट अकर है या कौन सा इवेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, देन आप इस वाली वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं माइटोसिस, यहाँ पे इंटरफेस हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली माइटोसिस के बारे में। और इसके अंदर कौन सी स्टेजेस होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस डिवीजन हो जाता है टू डॉटर सेल का। तो एक पेरेंट सेल से कितने बन रही हैं? टू डॉटर सेल्स बन रही हैं। माइटोसिस दो तरह से डिवाइडेड रहता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये जितने आप इवेंट्स देख रहे हैं ये किस में आएगा? कैरियोकाइनेसिस में। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। जब भी हम कैरियो वर्ड यूज़ करते हैं वो न्यूक्लियस को रेफर करता है। तो यहाँ पे किसका डिवीजन हो रहा है? न्यूक्लियस का। तो ये जो आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चार फेजेस जो दिखाई दे रही हैं वो एक्चुअली न्यूक्लियर डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड इसके बाद जो कि डिवीजन, मेन डिवीजन होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवाइड होता है या डिवीजन होता है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली माइटोसिस दो तरह के डिवीजन से मिलकर बना होता है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो फर्स्ट क्या हो रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियर डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि एक सीक्वेंशियल डिवीजन है। सेल साइकिल जो है एक सीक्वेंशियल इवेंट्स को शो करता है। तो हम इसमें कोई भी स्टेप आगे पीछे, तो फर्स्ट इसमें प्रोफेज ही होगा, देन उसके बाद मेटाफेज, देन एनाफेज एंड टीलोफेज। और इसमें सब में सीक्वेंशियल चेंजेस होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि हम जो ये फेजेस पढ़ने वाले हैं चारों, ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर आएंगे। पहली फेज़ कौन सी है? प्रोफेज। यहाँ पे क्या होगा बेटा? देखो, सेल जो है वो डिवीजन की तरफ बढ़ चुका है, माइटोटिक फेज़ में आ चुका है या एम फेज़ में आ चुका है। सेल ऑर्गेनीज जो हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। एंड विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, मतलब साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है, हमें डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो विस्कोसिटी यानी कि एक तरह से गाढ़ापन जो होता है, जो मतलब जो कंटेंट बोल सकते हैं या फिर जो उसका अमाउंट है वो इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। प्रोफेज एक्चुअली ना बेसिकली बोल सकते हैं हम कि तीन तरह की फेजेस में ये भी डिवाइड होता है। प्री, एक मिडल होती है एंड एक पोस्ट होती है। ठीक है, तो लेट जो प्रोफेज है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, दो तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अर्ली प्रोफेज जो है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट होना, डिसअपियर होना स्टार्ट होती है, और एंड तक आते आते लेट प्रोफेज में ये पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन्स। क्रोमेटिन्स जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सिकुड़ना जिसको बोलते हैं, कंडेंस होना, और इस टर्म को हम बोलते हैं क्रोमोजोम। अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन्स, और अगर यही स्ट्रक्चर जो है कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। सेंट्रियोल शिफ्ट्स, ये अलग होगा, सेंट्रियोल्स शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। देखो, ये हम इससे समझेंगे। एक मैं आपको बहुत अच्छा वो दिखाती हूँ डायग्राम, ये देखें, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा ये अब ऊपर हो गया, मैं बता देती हूँ आपको। ये होते हैं सेंट्रियोल्स, ये टी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल से जो है ये आपको ऊपर की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा,
एक लाइक द स्टार, जैसे स्टार्स जो होते हैं ना, उसके स्टार के चारों तरफ रोशनी जो निकलती है, उसी तरह से यहाँ से भी ये रेज़ निकल रही हैं। इनको बोलते हैं हम एस्ट्रल रेज़, ठीक है। और सेंट्रियोल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर। तो इनसे जो निकलती हैं वो एस्ट्रल रेज़ होती है। एस्टर से निकलने वाली रेज़ एस्ट्रल रेज़। और इसमें आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी, कुछ फाइबर्स कंटिन्यूस हैं, कुछ फाइबर डिसकंटिन्यूस हैं, ठीक है। ये रहे डिसकंटिन्यूस फाइबर जो बीच में से टूटे हुए हैं, और ये है कंटिन्यूस फाइबर्स। तो दो तरह के फाइबर्स निकलते हैं या स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं एस्ट्रल या एस्टर में से। ये है क्रोमोसोम या काइनेटोकोरल फाइबर जो कि क्रोमोसोम से अटैच होता है। ये दीज आर द क्रोमोसोम, ठीक है, एक आर्म दिखाई दे रही है, और ये है इसका बीच का सेंट्रोमियर। ओके, तो अब यहाँ पे प्रोफेज में क्या हो रहा है, ठीक है। सेंट्रियोल जो है वो टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, अभी मैंने आपको दिखाया एक यहाँ था एक यहाँ था, तो ऑपोजिट पोल पे ये होना शुरू हो जाएंगे। एंड एस्ट्रल रेज आर फॉर्म्ड, और एस्टर से एस्ट्रल रेज निकलने लग जाएंगे। ये रहा इसका डायग्राम। न्यूक्लियोलस देखो ये डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है, बीच में गैप है, तो न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। क्रोमेटिन कंडेंसेस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये थोड़ा कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है क्रोमेटिन, और ये क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। सेपरेशन ऑफ एंटेरोसोम, एंटेरोसोम का सेपरेशन हो जाएगा, वही सेंट्रोसोम जो है। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं, स्पिंडल फाइबर जो है वो बनना स्टार्ट हो गए हैं, और ये देखिए ये भी मूव करना स्टार्ट हो गई है ऑपोजिट पोल की तरफ। तो एक इस पोल पे या एक इस पोल पे, मतलब ऑपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे दोनों के दोनों ये सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये था प्रोफेज। अब चलते हैं मेटाफेज पे। स्पिंडल apparatus फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे पूरी तरह से जो स्पिंडल apparatus, जिसमें वही हमने एस्ट्रल रेज और सेंट्रियोल को काउंट किया है, तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, अपने अपने पोल्स पे आ जाएगा, ठीक है। स्पिंडल ऑफ एनिमल सेल इज एम्फीएस्टर, हाउएवर इन प्लांट्स इट इज़ नोन एज इनेस्ट्रल। तो अब देखो ये टर्म क्या है, एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है जिससे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं या जनरेट होते हैं, बट प्लांट के अंदर ये नहीं मिलता है, ठीक है। सेंट्रियोल जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट के अंदर ये नहीं मिलता है। इंस्टेड ऑफ दैट माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम MTOC भी बोलते हैं, ये ज़रूर मिलता है। अब हमें सेंट्रियोल बनाने के लिए, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा कि ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है या वो बन जाता है G2 फेज़ में, ठीक है, डिवीज़न के लिए। यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है। तो प्लांट में जो ये MTOC होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर एक्चुअली ट्यूबुलिन प्रोटीन ही होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का ही बना होता है। तो मेन तो हमारे पास यही चाहिए हमें स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ पे पर्टिकुलर सेंट्रियोल नहीं मिलता, बट हाँ ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स ज़रूर मिलता है जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, जिससे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं या जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम एनिमल वाला जो है इसको हम बोलते हैं एम्फीएस्टर। ये आप डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं, ये दिख रहा है आपको, दो हैं यहाँ पे, ठीक है, दो आपको सेंट्रोमियर नज़र आएंगे। तो अब अगर एक सेंट्रोमियर होता तो एम्फी नहीं होता ना, एम्फी मीन्स दो, ठीक है, टू इन द क्वांटिटी, तो इसीलिए हम इसको एम्फीएस्टर बोलते हैं। और यहाँ पे प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल मिलता ही नहीं है, इसलिए इसको इनेस्ट्रल बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो एस्ट्रल रेज भी नहीं होंगी, इसलिए इनेस्ट्रल। द सेंट्रोमियर्स ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स लाई ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, तो ये चीज़ आप सभी जानते हैं, मेटाफेज में आके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। ये मैं अभी आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी, ये देखिए, इसमें आप आराम से देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये सारे जो क्रोमोसोम हैं वो एक लाइन पे आ गए हैं, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, या जो मेटा फेज होती है मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है मेटाफेज प्लेट।
ठीक है, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है इसको सेंट्रोमियर बोलेंगे, और ये है हमारा सेंट्रोसोम जहाँ से एस्ट्रल्स निकल रहे हैं या एस्ट्रल रेज निकल रहे हैं, स्टार लाइक। एस्ट्रा मीन्स होता है स्टार। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, दिस इज़ द बेस्ट फेज टू स्टडी द साइज एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बेटा ये अच्छे से याद रखना कि मेटाफेज में हम सिर्फ साइज़ और नंबर को अच्छे से देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी जगह पे ये भी होता है कि इसमें हम शेप भी देख सकते हैं, बट नहीं, शेप जो है वो एल, जे, आई और ये 4 तरह की फेज़ होती है, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। वो हम एना फेज़ में क्लियरली देख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे एना फेज़ में। बट अगर हम साइज़ या फिर नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आप बहुत अच्छे से देख सकते हो क्योंकि सारे जो है एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, तो वो आपको क्लियरली विजिबल होते हैं, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द शेप। ओके, सो ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मेटाफेज में आप शेप भी देख सकते हो, बट नहीं, दिस इज़ नॉट द स्टेज वे यू कैन फाइंड द क्लियर इमेज ऑफ शेप्स। शेप्स जो है वो, हाँ, यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाती है, वो अलग बात है, यहाँ से आप अलग अलग तरह की शेप्स बनना स्टार्ट हो जाती है, बट क्लियरली विजिबल वो एना फेज में आके होती है क्योंकि जो एस्ट्रल रेज हैं, जो स्पिंडल है, वो पुल करना स्टार्ट करते हैं। पुल करना स्टार्ट करते हैं ना, तो शेप्स बनती हैं। आर्म्स की वजह से ही तो शेप बनती हैं, जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर में है वो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा आगे है वो सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, वो होता है जब पुल स्टार्ट होता है, जब एस्ट्रल रेज का या स्पिंडल फाइबर्स का पुल स्टार्ट होता है और जब वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करते हैं, दोनों क्रोमैटिड्स, तब आपको वो शेप जो है वो क्लियरली विजिबल होती है, जो कि एनाफेज के अंदर होती है, वो मेटाफेज में नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप साइज़ देखना चाहते हैं क्रोमोसोम को तो बेटर वो, लेकिन हाँ, बेस्ट विजिबिलिटी जो है वो मेटाफेज के अंदर होती है, ये हम मान के चलते हैं। और बेस्ट स्टडी के लिए भी जो बेस्ट स्टेज होती है वो मेटाफेज ही होती है क्योंकि इसमें हमें क्लियरली विजिबल होते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम्स। अब चलते हैं हम आगे। ये एक मैंने पिक्चर ले लिया जिससे आप समझ सकें डिवीजन, मतलब किस तरह से इंटरफेज और प्रोफेज में डिफरेंस हुआ बिफोर माइटोसिस एंड आफ्टर, जब माइटोसिस स्टार्ट हो गया तब। ये आप देख सकते हैं, देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम क्रोमैटिन बोलेंगे इस टाइम पे। और अभी यहाँ पे ये अरेंज हो चुके हैं, बीच में एक सेंट्रोमियर है, कंडेंस हो चुके हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। Central start to move, chromosome condense and become visible, and nuclear membrane and nucleus start to disappear. तो इनकेस अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे पिक्चर ले लिया है, जैसे कि आप समझ पाएँ कि इंटरफेज और डिवीजन आने के बाद अर्ली प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो कि बेसिकली पूछे जाते हैं क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ये फेवरेट टॉपिक है एक्चुअली, बोर्ड्स में भी काफ़ी आते हैं इससे क्वेश्चन, और नीट में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेज में क्या क्या इवेंट अकर हो रहा है ये ज़रूर पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ एनाफेज। टू क्रोमैटिड्स नाउ स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। दो क्रोमैटिड्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, द टू डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये हम इससे समझते हैं, देखो पिक्चर से ये रहा, इसमें आप माइक्रोस्कोपिक पिक्चर भी देख सकते हैं, इस तरह से ही दिखता है ये सारी एस्ट्रल रेज दिख रही होंगी आपको चमकती हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुल है वो बीच में स्टार्ट हो जाता है, जो भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स वो अपने अपने पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देती हैं। बेसिकली डिवीजन क्योंकि होना है तो अब दो हमें चाहिए होंगी सेल्स, तो हमें इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो डिवीजन जो है वो बेसिकली हो जाता है। अब इस पुल की वजह से डिफरेंट टाइप की शेप्स बनती हैं। ठीक है, कोई इस तरह से होता है, कोई बिल्कुल मिड में सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है, कोई थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है, तो जिससे अलग अलग तरह की शेप्स बनती हैं। तो अब शेप्स जो है वो यहाँ से ईज़िली विजिबल होती है, क्लियरली विजिबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड हो चुका है, तो हम हमेशा सेंट्रोमियर से ही कैलकुलेट करते हैं कि कितने हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, इस टोटल को हम एक बोलेंगे,
ये टोटल जो है वो 1 है। और अगर मैं ये बना दूँ और सेंट्रोमियर हमारा बीच में है ये, ठीक है, तभी भी ये 1 ही है, ठीक है। हम सेंट्रोमियर से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितने क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम हैं। सेंट्रोमियर अभी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे आर्म्स बना दी हैं तो ये 2 हो गए, ये 2 नहीं हुए हैं, ये एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो ये एक ही है, समझ रहे हैं आप। तो इसी वजह से जो प्लॉइडी है वो चेंज नहीं होती है, प्लॉइडी चेंज नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। अगर प्लॉइडी चेंज हो गई तो सारा डिवीज़न जो है वो गड़बड़ हो जाएगा और वो म्यूटेशन कॉज करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है। अब ये अभी मैंने आपको बताया कि इसको मैं 1 मान रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर 1 है। यहाँ पे क्या हुआ, स्प्लिटिंग हो गया, स्प्लिट हुआ तो ऑब्वियसली सेंट्रोमियर भी तो जाएगा यहाँ पे। ये किससे जुड़ा होगा बीच में, ये जो एस्ट्रल रेज़ है किससे जुड़े होंगे, सेंट्रोमियर भी जाएगा ना। तो अब ये 1 है और ये 1 है, मीन्स ये कितने हो गए, 2, ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स। अब ये डिफरेंट है। अब इसको भी हम 1 मान रहे हैं, इसको भी, क्योंकि सेंट्रोमियर जो है वो इसके पास भी है और सेंट्रोमियर इसके पास भी है। तो बेसिकली ये वाली स्टेज आ गई है, फाइन। तो अब इसमें प्लॉइडी में और क्रोमोसोमल कंटेंट में कभी गलत मत करना। क्रोमोसोमल कंटेंट जो है वो डबल होता है, या डीएनए जो है उसका कंटेंट जो है वो डबल होता है, बट प्लॉइडी या क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहते हैं, नंबर्स डबल नहीं होते हैं, रिमेंबर दैट, फाइन। ड्यू टू दिस मूवमेंट क्रोमोसोम अपीयर्स एज VJLI शेप, दैट इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो शेप जो है वो यहाँ पे विजिबल होगी। शेप मेटाफेज में क्लियरली विजिबल नहीं होती है, बट हाँ स्टिल बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज मेटाफेज। क्लियरली विजिबल स्टेज इज मेटाफेज, बट स्पेसिफिकली अगर आपसे शेप के बारे में बात की जाए तो वो एनाफेज होता है। और ये जो फाइबर, ये जो है दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट पोल्स की तरफ जो जा रहे हैं उनके बीच में थोड़े इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं। ये आपको इस पिक्चर में अच्छे से दिखेंगे, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको इंटरजोनल फाइबर्स। तो ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं वो इससे जुड़े होते हैं, इंटरजोनल फाइबर से, जब तक ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते। चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज। अब बेटा देखो यहाँ पे सारा काम हो चुका है, इस पिक्चर में आप देख रहे हो ऑलमोस्ट जो सेल है वो डिवाइड होने के लिए तैयार है। दोनों तरफ कंटेंट इक्वल आ चुका है हमारे पास। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे भी सेम क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी सेम क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब क्या है, अब जो सेल है वो डॉटर सेल बनाने वाली है, तो वो अपनी पुरानी वाली जो उसके कंटेंट्स थे, जो पुरानी वाली शेप थी वो लेना शुरू कर देगी। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेल सब कुछ रीअपियर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ होगी। स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे और टीलोफेज के एंड तक पूरी तरह से डिसअपियर भी हो जाएंगे। बट हाँ, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स में वो डिसअपियर नहीं होते हैं, बिकॉज प्लांट में साइटोकाइनेसिस अलग तरीके से होती है और एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस अलग तरीके से होती है, वो मैं भी आपको समझाऊंगी। क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पे डीकंडेंस्ड हो जाएगा, फिर से वो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हुआ था तो वो अपनी सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आने लगेगा। In this way, two daughter nuclei are formed at the poles of the spindle. तो अब ये अपने अपने पोल्स पर 2 daughter nuclei आ चुके हैं, ऑलमोस्ट रेडी है सब कुछ डिवाइड होने के लिए। तो अब क्योंकि न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, सारा कंटेंट जो है वो दोनों डॉटर सेल के पास इक्वली जा चुका है, तो अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। ये देखिए टीलोफेज, टीलोफेज देखो यहाँ पे न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर होना शुरू हो चुकी है, फाइबर्स ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर्स, और साइटोप्लाज्म की जो विस्कोसिटी है वो भी कम हो चुकी है। तो 2 हमारे पास ऑलरेडी सेल बन चुके हैं, अब हमें सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवाइड करना है और हमारे पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई सेल होंगे। अब ये देखिए, साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होती है।
प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल प्लेट मेथड होता है, और एनिमल्स के अंदर फरो या क्लेवेज बनता है, ठीक है, जो कि इनवर्ड होता है। स्पिंडल यूजुअली प्रोसेस ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे क्या होता है, ये साइटोकाइनेसिस तक, जो मैंने अभी आपको बताया, स्पिंडल फाइबर्स जो है ये साइटोकाइनेसिस तक जाते हैं, बट इसमें क्या होता है, एनाफेज पे ही डीजेनरेट हो जाते हैं सारे स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि उसकी आगे हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे सेल प्लेट बन रहा है। यहाँ पे तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, बीच में ही एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता जाता है, इवेंचुअली सेल डिवाइड हो जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल होती है, इसके बीच में सेल प्लेट बनती है, ठीक है, तब वो डिवाइड होता है। Central part of the spindle grows in size and forms an indigited या interdigited complex called phlegmoplast। यहाँ पे क्या बने, इसको वर्ड को याद रखिएगा। सेल प्लेट के अंदर पहले क्या बनता है, फ्लेग्मोप्लास्ट, देन वो बाद में सेल प्लेट बनाता है, ठीक है। पहले इनिशियल स्टेज में होता है फ्लेग्मोप्लास्ट। और फ्लेग्मोप्लास्ट क्या होता है, ये वेसिकल्स होते हैं जो कि गोल्गी एपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिए हुए होते हैं, ठीक है, ये वेसिकल्स होते हैं बेसिकली। तो वेसिकल्स जब इक्वेटर पे आकर इस तरह से ये आते हैं, वेसिकल्स आके यहाँ पे जमा हो जाने लगते हैं इक्वेटर पे, एंड देन फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, सेल प्लेट। यहाँ पे क्या होगा, द मिड ऑफ द बॉडी डेंस फाइब्रस एंड वेसिकुलर मटेरियल इज फॉर्म्ड इन द मिडल। क्योंकि हमें बीच से डिवाइड होना है तो ये फरो इस तरह से मिड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। द इवेंट इज एब्सेंट इन एनिमल साइटोकाइनेसिस। ये सेल प्लेट वाला हमारे एनिमल जो साइटोकाइनेसिस है उसमें नहीं होता है। देन यहाँ पे सेल प्लेट जो है वो सेंट्रीफ्यूगली बनती है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ बनती है, और यहाँ पे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अंदर से बाहर की तरफ बनती है, और सेंट्रीपिटली यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, इस तरह से होती है। द न्यू सेल मेम्ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेसिकल्स ऑफ गोल्गी एपरेटस। यहाँ पे गोल्गी एपरेटस से सेल मेम्ब्रेन डिराइव होती है, और यहाँ पे बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। अब ये देख लेते हैं हम इसमें, ये देखो, इसमें बीच में ही सेल फरो बन रही है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन रही है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और इवेंचुअली सेल दो में डिवाइड हो जाएगी। पर प्लांट सेल में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे गोल्गी वेसिकल्स आएंगे, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अभी भी फाइबर्स हैं, दिख रहा है, फाइबर्स हैं, यहाँ पे कोई स्पिंडल फाइबर नहीं है। ये गोल्गी एपरेटस जो है ये फ्लेग्मोप्लास्ट बनाएगा, इसको हम बोलते हैं फ्लेग्मोप्लास्ट। ये जो अभी जो स्टेज है, बेसिकली इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट ही होते हैं जो आके जमा होते रहते हैं, देन सॉलिडिफाई होकर एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, काइंड ऑफ वॉल होता है ये, और फिर ये दूसरे में एक दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। प्लांट में इस तरह से होता है, ठीक है। और एनिमल्स में अब मैं आपको बता चुकी हूँ फरो बनता है। तो ये था पूरा साइटोकाइनेसिस। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं बाकी सारे। ये आई डोंट थिंक अब क्लियर होगा ये, हाँ अब क्लियर है, ठीक है। प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये बेसिकली मेटाफेज के अंदर ही आता है, अलग से एक बताया हुआ है स्टेज। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी प्रीवियसली बताया ये सारी चीज़ें वही हैं। ये एक कंपैरिजन मैंने आपको दे दिया जिससे कि आपको रिवाइज़ करने में इजी हो। यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ दोनों सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन से स्टेज में क्या क्या इवेंट अकर हो रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो आप इसे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अपने फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो हमने इसमें सारी चीज़ें ही कवर कर ली है। एक चीज़ इसमें रह गई, मेटाफेज में मैं आपको बताती हूँ। जी, मेटाफेज में एक टर्म आता है कॉन्ग्रेशन। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है या आ सकता है, चांसेस हैं इसके आने के, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। एक टर्म होता है कॉन्ग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो
सारे क्रोमोज़ोम हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज होते हैं। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेशन। द फिनोमेना ऑफ ब्रिंगिंग द क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल इज कॉल्ड कंग्रेशन। ठीक है, बेसिकली इसको हमने एक टर्म दे दिया है कि इक्वेटर पे आके जो अरेंज होते हैं सारे क्रोमोसोम, तो वो कॉन्ग्रेशन की वजह से होते हैं। बाकी और कुछ नहीं है ऐसा इसमें, मैंने बता दिया इन केस अगर कभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। एक डायग्राम और मैंने लिया था ये वाला, ये तो हमने कर लिया था, ये वाला एक डायग्राम देखिए। आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया डायग्राम है क्रोमोज़ोम की स्टेजेस को समझने के लिए। क्रोमोज़ोम किस तरह से कंडेंस हो रहा है, कहाँ पे क्रोमेटिन है, कहाँ पे क्रोमोज़ोम बन रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। देखिए G1 फेज़ में बिल्कुल ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, S फेज़ में थोड़ा कंडेंस हुआ, G2 फेज़ में और कंडेंस हुआ, प्रोफेज़ में आके पूरी तरह से कंडेंस होके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में बट गया, और इसको हम बोलेंगे क्रोमोज़ोम। अब ये पर्टिकुलर क्रोमोज़ोम, अभी तक यहाँ तक ये क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन मटेरियल। अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, कंडेंस फॉर्म में हम उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटाफेज में आप पूरी तरह अच्छी तरह से क्रोमोसोम का स्टडी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस्ट विजिबल होता है। एनाफेज में आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये एल टाइप का शेप बना रहा है, एल टाइप का शेप, क्यों मतलब यहाँ पे पुलिंग स्टार्ट हो गई है, तो इससे भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बट ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है ना, तो ये ब्रश लाइक G1 में दिख रहा है, ना S में दिख रहा है, ना G2 फेज़ में दिख रहा है, और ना ही ये प्रोफेज़ में दिख रहा है। तो फिर यहाँ पे ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर मेटाफेज़ और एनाफेज़ में क्यों दिख रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट्स में, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी चलने वाली है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस